क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान ये जंग लगभग जीत चुका है? बीते कुछ घंटों में जो गतिविधियां हुई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो बयानबाजी हुई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अमेरिका और इजराइल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अपने वॉर गोल से बहुत पीछे अभी हैं और ईरान से मुंह की खाने के बाद बस वो इज्जत बचाकर जैसे तैसे जंग से निकलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंका देने वाला बयान दिया जिससे उनके समर्थक भी काफी स्तंभित हो गए हैं कि ईरान के साथ हमारा जो युद्ध है वो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन उधर उन्हीं के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ का कहना है कि ये तो जंग की बस अभी शुरुआत है। जब ट्रंप से इसके बारे में क्लैरिटी मांगी गई, जब रिपोर्टर्स ने पूछा, तो उनके मुंह से अब्बा डब्बा जब्बा ही निकला। Well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, and they have no leadership. It's all gone, and we're going to go further. फॉर अ चेंज डोनाल्ड ट्रंप यहां झूठ नहीं बोल रहे हैं। बात तो सच है, ईरान के पास कुछ भी तो नहीं है, ना रडार है, ना नेवी है, ना एक स्ट्रांग लीडरशिप है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को थोबी पछाड़ दे रहा है। ये तो बड़ी शर्म की बात हुई ना। उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि एक लीडर अपने टीम की गलती अपने सिर पर लेता है, लेकिन ट्रंप ठहरा एक रझा हुआ नेता। उसे इस युद्ध में जाने का जो फैसला है अब वो दूसरों पर थोपने लगा है। उसे समझ में आ गया है कि मैंने कुछ गलत किया है। Based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. ट्रंप जिस तरीके से वॉर को खत्म करने की बात कर रहा है, जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहा है, उसे देखकर अमेरिकन स्टॉक मार्केट में तो अच्छे दिन के सपने फिर से जग गए हैं। मंडे को डाउ और नैस्डैक में जबरदस्त उछाल दिखने को मिला क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म वॉर है, ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट है, सब चंगासी हो जाएगा। We felt we had to do that to get rid of some evil, and I think you'll see it's going to be a short-term excursion. Short term. ये इंसान चीख चीख कर कहे जा रहा है वॉर इज ऑलमोस्ट ओवर, शॉर्ट टर्म वॉर ही था, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि अमेरिका और दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें ऑलरेडी बढ़ने लगी हैं और ट्रंप को भली भांति कुछ समझ में आता हो या ना आता हो, वो पैसे की ताकत को मानता है, पूजता है, बाकी काम बिल्कुल शिटी ही करता है। You know, they've said this about a lot of things. No other president could do some of this shit I'm doing. Yeah. No other president. ये बात तो सही है, ट्रंप जितना शिट और मूत्र विसर्जन कर सकता है शायद ही कोई भी राष्ट्रपति इतना कर पाए। इतना झूठ ये इंसान बोलता है कि झूठ भी बोले, अरे यार कुछ तो शर्म कर ले। ये बात पूरी दुनिया को अब मालूम है कि अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल्स ने 170 ईरानी बच्चियों का उनकी हत्या कर दी। ट्रंप का अभी भी बार बार कहना है कि हमें पता नहीं, डोंट आस्क मी, किसी और का मिसाइल होगा ये। Whether it's Iran or somebody else, the fact that a tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. अब इस इंसान को कौन बताए कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और नेदरलैंड्स को छोड़कर दुनिया में किसी देश के पास टोमाहॉक मिसाइल्स नहीं है, इजराइल तक के पास नहीं है। लेकिन ट्रंप ने सोचा 100 बार एक झूठ बोल दूंगा, कुछ लोग तो मान ही लेंगे। जीत हार का मुझे अभी तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका हक पकाया हुआ है। सारी दुनिया अमेरिका की एरोगेंस से अभी परेशान है और यह भी साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता है कि उन्हें यह जंग जारी रखनी है या इससे निकलना है। एक बार ट्रंप कह रहे हैं कि जंग लगभग खत्म हो गई है, अमेरिका के गोल्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, फिर कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, शायद 1-2 ड्रिंक्स के बाद, कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड हटाने के लिए 20 गुना ज्यादा अटैक करने वाला है अब ईरान के ऊपर। वहीं कल तक तेहरान को आग के हवाले करने वाला इजराइल, अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध का अगला चाल क्या होना चाहिए। उसे भी यह जंग हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। इजरायली ऑफिशियल्स अब वॉशिंगटन पोस्ट को कह रहे हैं कि उन्हें इस जंग को और एस्केलेट नहीं करना है और वो इससे निकलने के लिए एग्जिट रैंप ढूंढ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के लिए स्मार्ट बॉम्ब नहीं, आजकल एग्जिट रैंप नया फेवरेट शब्द हो गया है। हार मानने से पहले सारे हथकंडे बाय द वे अपना लिए गए हैं। ट्रंप के खास लिंडजी ग्रेहम ने यूएई को भी धमका दिया कि अबे तुम लोग के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, ईरान के साथ युद्ध में हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते हो, ईरान पर हमला नहीं बोल सकते हो। इजराइल ने भी कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए, जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया कि ईरान के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए उनके देश में बम गिराकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा,
नतीजा 10 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका की हालत टाइट हो चुकी है, और यह तब जब ईरान के पास ना तो एडवांस्ड मिलिट्री है, ना किसी मजबूत एलाई का सपोर्ट है, ना कोई पॉपो है। ईरान को यह जंग शुरुआत से ही अकेले ही लड़ना पड़ा है। सोचिए सोचिए, अगर इस युद्ध में रशिया या चाइना या मिडिल ईस्ट का कोई देश ओपनली उनके साथ आ जाता तो आज इजराइल और अमेरिका की हालात कैसे होते। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्यों ईरान को साथ देने के लिए दुनिया का कोई देश ऑफिशियली सामने नहीं आया, कोई मुसलमान देश उसमें शामिल नहीं होता है। चाइना और रशिया थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुले में सामने नहीं आते हैं। इजराइल और अमेरिका ने खूब कोशिश की कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं ये साथ मिलकर ईरान पर धावा बोल दे, आपस में ये लड़ते भिड़ते मरते रहे। अमेरिका और इजराइल इन्हें खूब सारा हथियार बेचेगा, खूब सारे पैसे कमा लेगा। ये प्लानिंग गलत नहीं है, क्योंकि ईरान को बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो बहुत शक की निगाहों से देखते हैं। अब दुनिया सोचती है कि सारे मुसलमान देश होंगे एक ही जैसे होंगे, हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। ईरान का नाम तो अक्सर सऊदी अरेबिया या यूएई के साथ एक ही सेंटेंस में लिया जाता है। लोगों को लगता है ये सब तो अरब देश ही हैं। जियोग्राफी भी मिलती जुलती है, कुछ हद तक जो रहन सहन है वो भी मिलता है। अरसों पहले जब इस्लाम इस क्षेत्र में नहीं फैला था, तब इस पर्शिया के क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करते थे, अखमेनिद एम्पायर, जिसकी शुरुआत साइरस द ग्रेट 6th सेंचुरी में करते हैं, 6th सेंचुरी बीसी में करते हैं। इसका दायरा आज के डेट में अगर सोचे तब भी आपको कितना विशाल लगेगा, इंडस वैली से लेकर मेडिटेरेनियन तक। दिलचस्प बात यह है कि ईरान नाम भी एक पुराने शब्द से आता है जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है लैंड ऑफ द आर्यंस। तो यहां सदियों से एक स्ट्रॉन्ग पर्शियन सिविलाइजेशन चलती आई है। 7वीं शताब्दी में अरब मुस्लिम आर्मीज पर्शिया पर कब्जा कर लेते हैं, इस्लाम वहां मजबूत होने लगता है। लेकिन एक चीज नहीं बदलती है, पर्शियन आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होती है। पर्शियंस और अरब्स के बीच में लैंग्वेज का फर्क है। पर्शियंस फारसी बोलते हैं, अरब्स अरबी बोलते हैं, और ज्यादातर ईरानी जो मुसलमान होते हैं एथनिकली वो ज्यादातर पर्शियन होते हैं। ईरान की आबादी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा अपने आप को खुद को अरब कहता है। जियोग्राफिकली ईरान मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, कल्चर है, वो पर्शियन है। एथनिसिटी और धर्म अलग चीज होती है, और यह फर्क मायने रखता है पॉलिटिक्स में, अलायंसेस में, और लोगों की एक दूसरे को देखने की नजरिए में। अभी समझा दो, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका एक रेलेवेंस है जो आज हम बात कर रहे हैं। पर्शिया में साम्राज्य हुआ करते थे जहां राजा, गवर्नेंस, बड़े बड़े शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट, कल्चर, लॉ, ये सब होता था। जबकि अरब जो होते हैं वो ट्राइब्स हुआ करते, ज्यादातर नोमैडिक थे, बेडुइन या सेमी नोमैडिक होते थे। रेगिस्तान में वो लाइफ ऑफ सर्वाइवल जीते थे, ज्यादा हार्डी, टफ होते थे। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस था जो आयतुल्ला खमीनी के मारे जाने के बाद बहुत साफ तौर पर पूरी दुनिया को दिखने लगा। ईरान सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का देश नहीं है, वो शियाइज्म का गढ़ है। इस्लाम के 2 मेजर सेक्ट्स में से एक शियाइज्म, जिसका सुप्रीम लीडर था आयतुल्ला खमीनी। ठीक जैसे दुनिया भर के रोमन कैथोलिक्स का लीडर कौन होता है? पोप होता है। और क्रिश्चियंस के बीच में भी आप जानते हो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई सदियों पुरानी चलती आई है। वैसे ही सुन्नी और शिया मुसलमान के बीच में फसाद 680 सीई से चलता आया है। अब मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बेसिक लेवल की अगर अंडरस्टैंडिंग समझनी हो तो सुन्नीज मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद किसी भी इंसान के पास कोई डिवाइन अथॉरिटी नहीं है, कम्युनिटी एक लीडर को चुन सकता है। लेकिन जो शिया मुसलमान होते हैं उनका मानना है कि जो शिया इमाम्स होते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के जो वंशज हैं, वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती है। पिछले 1400 सालों में ज्यादातर दोनों सेक्ट साथ साथ ही रहते आए हैं। तनाव है, लेकिन आम लोगों के बीच में उतना नहीं जितना स्टेट्स के बीच में होता आया है। अब ईरान ने इसी डिवाइड का इस्तेमाल किया, अपने फॉरेन पॉलिसी को दुनिया भर के शिया मुस्लिम्स की हिफाजत के रूप में अपने आप को दर्शाया। खमीनी सिर्फ ईरान के हेड नहीं, वो ग्लोबल शिया मुस्लिम के सुप्रीम लीडर थे। अब देखिए पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव कितना होता है। सदियों तक ईरान खुद भी ज्यादातर सुन्नी था, और यह 16th सेंचुरी में बदलता है, नॉट वेरी लॉन्ग अगो, जब शियाइज्म को ईरान का मेन सेक्ट बनाया गया। और यह बदलाव एक पॉलिटिकल मूव भी था। इसे ईरान ने अपने बड़े सुन्नी राइवल ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के लिए किया, जिससे पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने में मदद मिले। चलो ये तो हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री, और ये बहुत ही बेसिक लेवल पर हिस्ट्री बताई है। अब आते हैं आज के काल में।
आज की अगर हम बात करें तो ईरान की आबादी 90 to 95% शिया मुस्लिम है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिया मेजॉरिटी देश है। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम्स करीबन 85% सुन्नी होते हैं, शिया मुसलमान लगभग 15% होते हैं, लेकिन वो एक हिस्से में कॉन्सेंट्रेटेड आपको जरूर पाए जाएंगे, लेबनान से इराक होते हुए ईरान तक। इसे शिया क्रेसेंट भी कहते हैं। 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन के बाद से मुस्लिम वर्ल्ड का ईरान के साथ रिश्ता जो है वो काफी तनावपूर्ण रहा है, एंड फॉर गुड रीजन। ईरान में शिया इस्लाम सिर्फ स्टेट का रिलीजन नहीं, उसका लॉ, उसका गवर्नमेंट, उसका फॉरेन पॉलिसी, उसकी रीढ़ की हड्डी बन गई। और ईरान सिर्फ अपने देश तक ही रुकना नहीं चाहता था, बल्कि अपने इस्लामिक रेवोल्यूशन इन आइडियाज को दूसरे मुस्लिम देशों तक ले जाना चाहता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेवोल्यूशन का जो एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है लेबनान में, जो इजराइल के इन्वेजन से उस समय गुस्सा था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खोमेनी, उनकी बात मानने को वो तैयार थे, लेकिन बाकी जगह खोमेनी ज्यादा सक्सेस नहीं ला पाते हैं। जिसके बाद उनके सक्सेसर आयतुल्लाह खमीनी ने दूसरे देशों में ये रेवोल्यूशन फैलाने की ये जो एंबिशन है उसको थोड़ा कम कर दिया, अंडरप्ले करना शुरू किया। लेकिन ईरान की ये जो कट्टर सोच था, ये जो रेवोल्यूशन लाने की जो चाह थी, वो मिडिल ईस्ट में उनके पड़ोसियों को वो एलियनेट कर देता है। खासतौर पर जो सुन्नी मेजॉरिटी देश हैं, वो अपने देशों में इस तरीके की अपराइजिंग नहीं चाहते थे और वो ईरान को हमेशा से ही एज अ थ्रेट देखते आए हैं। अब ये देखिए, ईरान 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जब ईरान पर हमला होता है तो कोई पड़ोसी बचाने के लिए, अरे बोलने के लिए भी सामने नहीं आता। आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान दोनों ईरान के दोस्त आप कह सकते हो, चलो उनसे अनबन तो नहीं है, लेकिन अजरबैजान के साथ देखिए रिश्ते कुछ खास नहीं है। वजह, अजरबैजान और आर्मेनिया का पुराना झगड़ा चलता आया है टेरिटरी को लेकर, और ईरान ने आर्मेनिया का समर्थन हमेशा किया है। ईरान और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इनके रिश्ते ठीक ठीक रहे हैं, लेकिन रीजनल प्रेशर और शिया सुन्नी की लड़ाई के चलते यह रिलेशन थोड़ा सा मुश्किल ही रहा है। और अभी पाकिस्तान के लिए ईरान के राइवल देश सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एड देता है। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान यूएसए की गुड बुक्स में है। ईरान को सपोर्ट करके पाकिस्तान अपने पॉपो को गुस्सा थोड़ी ना कर सकता है।